नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी जो सियासत चल रही है उस मुद्दे पर सबसे पहले बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार एक्शन में है। जांच के साथ साथ अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित किया जा चुका है। वहीं अब पुल गिरने पर जमकर सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव पुल गिरने के लिए नीतीश कुमार के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार में 18 महीने तक तेजस्वी के पास विभाग रहा। तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कार्रवाई की? बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों का गुनहगार कौन है, इसकी जांच हो रही है। नीतीश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां वहां के ठेकेदारों से खर्च वसूली की जाएगी। लेकिन उसके पहले बिहार में पुल पर पॉलिटिक्स हाई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ, ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जो भी पुल गिरे हैं वो उस वक्त के हैं जब ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास था। 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सवाल पूछा है कि 18 महीने तक तेजस्वी यादव ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, ये बताएं उन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे। बिहार में पुल पर हो रही पॉलिटिक्स के बीच ही बिहार सरकार एक्शन में है। अब तक 17 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। बिहार में पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। ये अलग बात है कि नेता लोग इस बात पर बहस में मशगूल हैं कि जो पुल गिरा वो मेरे नहीं, उनकी सरकार में बना था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बिहार में पुल गिरने की चर्चा देश भर में होने लगी है, लेकिन बावजूद इसके हर कोई अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींच रहा है। अधिकारी अलग दलील दे रहे हैं तो निर्माण करने वाली कंपनी अपने बचाव में कुछ अलग ही दलील दे रही है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो अब जनता पूछने लगी है कि बिहार के पुल टिकते क्यों नहीं। बिहार में पुलों के गिरने की चर्चा बिहार से निकलकर देश भर में होने लगी है। सवाल यह है कि आखिर जब सरकार पर्याप्त पैसा देती है, संसाधन भी उपलब्ध है, तो फिर क्या कारण है कि बिहार में पुल या तो बनने के दौरान ही गिर जाते हैं। अररिया के पड़रिया घाट पर 2011 से ही 18 जून को करोड़ों की लागत से बन रहा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसे उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार का दीमक खा गया। इसके बाद 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पुल जो है ध्वस्त हो गया और इतने दिन बीत जाने के बावजूद जो है संवेदक पर अभी तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो इस पड़रिया घाट पर जो बना पुल था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ऐसा ही हाल हुआ पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में बन रहे पुल का।
ये पुल भी निर्माण के दौरान ही ध्वस्त हो गया। पुल का निर्माण धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने की थी, लेकिन ये पुल उद्घाटन से पहले ही भर-भरा कर गिर गया। 10 से कम मसाला से माल बन रहा है इसमें, न यहाँ कोई इंजीनियर देखने वाला है, न कभी ठेकेदार साहब आए हैं। मुंशी के द्वारा काम हो रहा है, 10 एक से काम हो रहा है। सीमेंट देख लीजिए डुप्लीकेट है, गिट्टी देख लीजिए डुप्लीकेट है, बालू भी उसी तरह का है, मिट्टी है, आधा मिट्टी है आधा बालू है, वही सब काम है। मामले की जांच कर रहे ढाका के एसडीएम अभिषेक श्रीवास्तव ने माना कि पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। ग्रामीणों से बात करने पे और यहाँ पे जो मुंशी से बात करने पता चला कि सुबह 12 से 1 के बीच में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। ये ढलाई हुई थी, नीचे सपोर्ट दिया हुआ था, किस कारण से हुआ इसकी तो टेक्निकल जांच होगी, विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा इसका कारण क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलों के गिरने के पीछे उसके निर्माण में हुई अनियमितता और खराब मटेरियल जिम्मेदार है, लेकिन बावजूद इसके चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर इंजीनियर, हर कोई अपनी अपनी दलील दे रहा है। स्थानीय लोग हो या जनप्रतिनिधि हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुल के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा, जो संवेदक है उनके द्वारा जो है लगातार पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। जिस तरह से बार बार पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उससे न सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुल हादसे में जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अररिया से सतीश कुमार और पूर्वी चंपारण से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऊपर से नेपाल से पानी आने के बाद गंडक और बागमती नदी अपने रौद्र रूप अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। इसी पर एक रिपोर्ट। बारिश, बाढ़ और जलजमाव। नदियों में उफान, जनता परेशान। दरिया बनी सड़कों की यही कहानी। बिहार में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यही बारिश अब बिहार वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव के कारण कटाव से कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच लोग जीने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शिवहर के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह शिवहर जिले का बेलवा घाट है जहां पर बागमती नदी गुजरती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती नदी कल तक प्यासी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और बागमती नदी विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है और बाढ़ की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये है पश्चिम चंपारण में बहने वाली गंडक नदी। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी रिलीज होने के बाद गंडक नदी भी रौद्र रूप धारण करती जा रही है। पानी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर दबाव बनने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव भी जारी हो रहा है। जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुकने के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट भी जारी हो गई है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल में 24 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जलस्तर बढ़कर 1,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही नेपाल के कई इलाकों में बारिश थमी है, उसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर गिरा है और यह नीचे 86,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ना, कटाव होना और फिर बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल इसी तरह बाढ़ की चपेट में आना,
जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आज तक बाढ़ से निपटने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। शिवहर से राकेश रंजन और पश्चिम चंपारण से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर पटना से। पटना में आरजेडी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। लालू प्रसाद ने दीप जलाकर स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका उद्घाटन किया। तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आरजेडी का जनाधार बड़ा है। वहीं कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने बड़ा दावा किया कि अगस्त तक केंद्र सरकार गिर जाएगी। मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। और आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने अगस्त में केंद्र की मोदी सरकार के गिरने का दावा किया है। इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है और लालू प्रसाद यादव को सपना देखना छोड़ने की सलाह दे डाली। मोदी जी को और तीसरी बार भारत विश्व गुरु की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है और अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले घबरा रहे हैं कि अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। लालू जी के सपने से देश की सरकार नहीं चल सकता और ये लोग कमजोर करने वाले लोग हैं, भारत को कमजोर करने वाले। भारत कमजोर नहीं होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। यहाँ अपराधियों का राज बिहार की जनता नहीं चाहती है और इस सब के प्रतीक इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन को 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए धूल चटा देगी। लालू प्रसाद यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजे, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुए, जो उन्हें 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे। और आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार विधानसभा में आरजेडी अपने दम पर बहुमत पार कर जाएगी। उन्होंने सरकार को 2024 या 2025 में चुनाव कराने की चुनौती भी दी। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भी मालूम होगा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में इनके पूरे गठबंधन की बुरी हार होनी है। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। अगर उनकी ही बात सुनी जाए और वो कहते हैं कि राजद अपने दम पर सत्ता में आएगी, इसका मतलब ये बयान हमारे लिए नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथियों के लिए है। वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथियों को आईना दिखा रहे हैं। और पिछले लोकसभा में जिस तरह से हमारे वोटों का इजाफा हुआ है और 1 से हम 9 सीटें पे आ गए महागठबंधन की सीटों को लेके, तो ये तय है कि बिहार की जनता ने नौकरी पे हम पे विश्वास किया, यहाँ भ्रष्टाचार कम करने पे हम पे विश्वास किया। तो ये तय है कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आप पहले भी दावा कर रहे थे कि 40 सीट जीतेंगे, लेकिन 4 ठो अर्थी उठाने के लिए आया है। इसलिए बिहार की जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है कि राजद, राजसी प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। वो आएगा तो बिहार में पूरा जंगल राज कायम हो जाएगा। इसलिए आप आने वाले नहीं हैं, अंगुली दिखाइए या भाई का फोटो बैनर से हटाइए, लेकिन बिहार की जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार ही है और एनडीए की सरकार ही है। और तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है और एक इंजन अपराध का लगा है। जिस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जिनके कार्यकाल में पुल गिर रहे हैं, ऐसी सरकार को सत्ता में लौटने नहीं देंगे। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है,
आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। और नीतीश सरकार पर तेजस्वी के हमले के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के राज में भ्रष्टाचार और अपराध की याद दिलाई, तो कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया है। शायद भूल रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में सड़कों के नाम पे दुनिया की सबसे खराब सड़कें होती थी, सबसे खराब सड़कें, और पुल पुलिया तो इतनी थी कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कुछ काम नहीं हुआ था तेजस्वी जी। अगर टेन्योर की जांच करा दी जाए तो आप जितने वक्त थे मंत्री, उस टेन्योर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो ऊपर से भ्रष्टाचार हुआ है, वो फिर से उन्हीं दिनों की याद दिला देगा तेजस्वी जी। अब कुछ थोथी दलील देने वाले नेताओं का जरा चेहरा देखिए। कोई कह रहा है कि अधिक पानी पड़ने से पुल जल समाधि ले लिया है। बिहार में कितना अधिक पानी पड़ गया कि जल समाधि ले लिया पुल? पूरा विभाग तो जनता दल के कोटे में रही है, सब जानता है, पूरा बिहार जानता है। हत्या, लूट, बलात्कार, मानव बाढ़ से आ गई बिहार में। इसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ले कहाँ रही है? नेता प्रतिपक्ष बिहार आज सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आईने को उल्टा देख लिया है और उस उल्टे आईने में उन्हें अपने माता पिता के शासनकाल का उस कालखंड की तस्वीरें निश्चित रूप से दिखी है। तभी वो सुबह सुबह भ्रष्टाचार और अपराध जैसे विषय पे प्रवचन दे रहे थे। लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि आपको एटलीस्ट इन दो विषयों पे बोलने का मोरल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं करप्शन के चार्जेस में आकंठ तक डूबे हुए हैं। बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है, जन कल्याणकारी योजनाएं जितने भी हैं गांव से रिलेटेड, उस सारे के सारे उसमें भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है और ये सरकार द्वारा संरक्षित है। और पटना में केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया गया SKM हॉल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी 8 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 8 सांसद मंत्री बने हैं। बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद और सतीश चंद्र दुबे, जेडीयू कोटे से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान, साथ ही साथ हम से जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर डर लगेगा तो मैं नहीं जानता, मैं गांव-गांव, जिले-जिले जाकर के आपके खिलाफ जो साजिश हो रहा है उसका पर्दाफाश करूंगा। अगर हमने ये नहीं किया, आज हमारी बहनों को रानी झांसी की रानी बननी पड़ेगी, भाइयों को महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। जो लोग इससे सहमत हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट से बताएं। हमको ऐसा लग रहा था कि कौन विभाग हमको मिल गया है, अटपटा विभाग, लेकिन जब उनके नजदीक गए तो उन्होंने कहा, मांझी जी हम आपको विजन का विभाग दिया है, स्वप्न का विभाग दिया है। आज सचमुच मैं समझ रहा हूं कि विजन का विभाग है। SKM हॉल में अभिनंदन समारोह के दौरान बीजेपी नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। अब अगले साल 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। यही शुभकामना करते हुए कि आगे 2025 तक पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।